हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनई स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का विषय विज्ञान, सब्जेक्ट साइंस है। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में 1.1 और 1.2 लेसन 1 यानी कि चैप्टर 1 हमारी पृथ्वी और अर्थ का पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.3 कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, तो हमारी जो विज्ञान की वीडियोस आएंगी आपको तो कॉन्सेप्ट वाइज आएंगी, मतलब ये 1.1 का अलग वीडियो, 1.2 का अलग वीडियो, इस प्रकार से वीडियोस आपको मिलेंगी। हालांकि ये शुरुआती वीडियो क्या हुआ था, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट में एक ही वीडियो में समझाया गया है दोनों कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैं अलग अलग करके समझाऊंगी, जैसा हो सकेगा वैसा समझाऊंगी। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा करूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट को एक में डाल दूँगी तो इससे ज़्यादा समझ में नहीं आता। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तोड़ करके समझाओ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये 1.2-3 इस तरीके से आपको मिलेंगी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 1.3 पृथ्वी तथा सौर मंडल, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। सो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में। पृथ्वी क्या है और सौर मंडल क्या है, ठीक है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। एक कोई बड़ा पिंड या गोला नहीं है, ये जलता हुआ आग का गोला नहीं है, बल्कि ये तारा है। ऐसा तारा है जो कि हमारे सबसे नज़दीक में है, इसलिए हमको सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है। और बाकी जो तारे होते हैं आसमान में वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो सूर्य से, पृथ्वियों से मतलब बहुत छोटे दिखाई देते हैं वो, क्योंकि वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर हैं इसलिए। और सूर्य भी एक तारा है। वो कैसा तारा है? हमारे नज़दीक का तारा है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है, जिससे प्रकाश एवं ऊष्मा लगातार निकलती है। देखिए, सूर्य एक तारा है और उससे प्रकाश धूप निकलता है। दिन को देखिएगा आप, धूप निकलता है, उससे ऊष्मा लगातार निकलती है और हमें गर्माहट भी महसूस होती है। सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। अब देखिए, सूर्य के चारों ओर आकाशीय पिंड निश्चित कक्षाओं में, कुछ आकाशीय पिंड जैसे कि हमारा पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, शुक्र है। आप आगे की उसको देखते जाइए, चित्र को देखिए, तो ये कुछ आकाशीय पिंड है जो इसकी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रह। ऐसा पिंड जो सूर्य के एक निश्चित कक्षा में घूमे उसे क्या बोलते हैं? हम लोग ग्रह कहते हैं। सूर्य के ग्रह सन, सूर्य के ग्रह। अब देखिए, सूर्य के यहाँ पर कितने ग्रह हैं? पहला है बुध, मर्क्यूरी। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आप उसको भी पढ़ते जाइए। और हमारे ये वीडियो ना केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए बल्कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। आपको पढ़ना है, समझना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में लिखा हुआ हमारे लिए कोई यूज़ का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो ज्ञान चाहे किसी भी मीडियम में मिले आपके लिए यूज़फुल होता है, और उसके बाद फिर आप अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ जाओ। आपके भी टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझाते होंगे, इंग्लिश थोड़ी ना बोलते होंगे, हिंदी का प्रयोग करते होंगे, उस प्रकार से समझाते हैं। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के नाम हैं ये: बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सेटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। देखिए, हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह कितने हैं? 8 हैं। कुल मिला के कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ये सभी ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है। पृथ्वी का निकटस्थ ग्रह शुक्र है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं? ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या है? सूर्य की दूरी, सूर्य की ये क्या बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, मतलब कि ये सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से क्रमानुसार ये नाम भी दिए गए हैं और ये इसी प्रकार से अपना परिक्रमा करते हैं।
अब यहाँ पर ये बोला गया है पृथ्वी का निकटस्थ, मतलब पृथ्वी की सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है, वीनस है, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है तो वो है बुध, मर्क्यूरी है। और यदि पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है तो क्या है, शुक्र है, वीनस है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम याद रखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, इतना आपको याद रखना है। प्लूटो ग्रह नहीं है, प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। अब देखिए प्लूटो भी एक ग्रह था इनके साथ है। आप लोग यदि आपके यहाँ पंडित लोग वगैरह कथा वगैरह सुनाने के लिए आते होंगे, वो लोग 9 ग्रह बनाते हैं। देखना वो लोग सुपारी वगैरह से 9 ग्रह बनाते हैं, क्योंकि पहले 9 ग्रह की अवधारणा थी, परंतु कुछ समय पश्चात क्या कर दिया गया, प्लूटो को ग्रह की बिरादरी से हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रहों की परिभाषा तय करने के लिए चेकोस्लोवाकिया में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा तय करने के पश्चात देखा कि प्लूटो परिभाषा के अनुरूप नहीं है, अतः वह ग्रह नहीं है। अब देखिए चेकोस्लोवाकिया एक देश का नाम है जहां पर 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। और उस सम्मेलन में यहाँ पर क्या हुआ था, बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि ग्रह किसे बोलते हैं। ग्रह क्या हो, एक गोलाकार पिंड हो और वो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा, यहाँ शुरू में ही बताया है कि कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, तो उन्हें ग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्लूटो था वो क्या कर रहा था कि सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षा में नहीं घूम रहा था, नहीं घूमने की वजह से, और वो क्या है, सभी ग्रहों की तरह गोलाकार भी नहीं है, थोड़ा चपटा अंडाकार के शेप में है, इसलिए वो घूमता घूमता हुआ क्या करता था, दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में घुस जाता था। इसलिए प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया। ये हुआ था 2006 में, इसमें सन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी नॉलेज के लिए बता दूं कि 2006 में ये बैठक हुई थी जिसमें प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे आकाशीय पिंड भी हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं, इन्हें उपग्रह कहते हैं। अब देखिए हम लोग ग्रह तो समझ गए कि सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमने वाले पिंड को ग्रह बोलते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। अब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को ग्रह है, लेकिन ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को उपग्रह बोला गया है। यहाँ पर ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जो ग्रह और उपग्रह होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी वगैरह, यहाँ पर जो 8 ग्रह देखिए ये, और इनके चारों ओर घूमने वाला जो उपग्रह है, ये दोनों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारी पृथ्वी पर उजाला क्यों रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूर्य ग्रहों एवं उपग्रहों को मिलाकर और सौर मंडल अथवा सौर परिवार बनता है। देखिए अब सौर मंडल किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहों तथा उपग्रहों को मिलाकर सौर मंडल अथवा सौर परिवार बनता है। तो जो हमारे जो ये ग्रह हैं, इन ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह हैं और सूर्य, ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं, सौर मंडल बनते हैं। यदि पूछा जाए सौर मंडल किसे कहते हैं तो आप बताइएगा, सूर्य ग्रह तथा उपग्रह ये सभी मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं या सौर परिवार का निर्माण करते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने उपग्रह किसे कहा, जो ग्रहों की चारों ओर घूमे, निश्चित कक्षा में घूमे, उसे उपग्रह बोलते हैं। लेकिन अब उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। अब देखिए प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं हम लोग, जैसे हम रात को देखें, जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा सफेद सफेद जो चंद्रमा होता है वो क्या है, हमारी पृथ्वी का, वो एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब उसको किसी
इंसान ने नहीं बनाया है बल्कि प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया है। और दूसरा ग्रह होता है कृत्रिम ग्रह। कृत्रिम ग्रह उसे बोलते हैं जो किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सैटेलाइट, मंगलयान, चंद्रयान, ये जो सुने होंगे ना ये सब, और आपके नोट में भी दिखाए होते हैं। ये सब क्या है? कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम करके वहाँ की जानकारियाँ देते हैं। वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। आप देखिए, वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। बुध तथा शुक्र के, अब देखिए यहाँ पर, वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इतना हुआ बुध तथा शुक्र। अब देखिए ये आपका सूर्य दिख रहा है। अब सूर्य के चारों ओर ये ग्रह की एक कक्षा बनी हुई है और यहाँ पर ये घूमते हैं। देखिए ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, और ये मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये सब क्या है? ग्रह है जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में घूमती हैं। और जो वो क्या कहते हैं प्लूटो था, वो क्या करता था? ऐसे अपनी निश्चित कक्षा में घूमते 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 किसी और की कक्षा में घुस जाता था, मतलब इनके बीच आ जाता था, इनमें घुस जाता था, इसलिए वो ग्रह नहीं माना जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सेटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, ये इनके क्रमानुसार नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बुध तथा शुक्र के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं। उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया है कि चूंकि ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या बोलते हैं? हम लोग उपग्रह बोलते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है? बुध तथा शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं, पहला और सेकेंड नंबर का जो ये बुध और ये शुक्र नामक ये दो ग्रह हैं, इनके पास कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बाकी जितने भी प्रकार के यहाँ पर ये उपग्रह जितने भी प्रकार की ये ग्रह हैं, इन सभी के पास अपना प्राकृतिक उपग्रह है, जिसमें से जो हमारा पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है, इसके पास केवल एकमात्र चंद्रमा ही एक ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का कौन सा है? चंद्रमा है। अब इधर देखते हैं, मानव द्वारा निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। अब देखिए, कृत्रिम उपग्रह, हम लोग उपग्रह के कितने प्रकार देखे थे? दो प्रकार, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह उसे बोलते थे जो किसी ग्रह की परिक्रमा करे, वो प्राकृतिक उपग्रह कहलाता था। लेकिन कृत्रिम उपग्रह किसे बोलते हैं? मानव द्वारा निर्मित रॉकेट, मानव के द्वारा निर्मित रॉकेट निर्माण किया जाता है से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। मानव के द्वारा बहुत प्रकार के ऐसे ग्रह बनाए गए हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करवाने के लिए भेजा जाता है रॉकेट के माध्यम से, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसेट आदि भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं। अब यहाँ पर उदाहरण ये बताया गया है, आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, ये सब क्या है? कृत्रिम उपग्रह है जो किसी मनुष्य वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। ये सब क्या है? हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं। चित्र जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं, इन उपग्रहों के, अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा, यहाँ पर चित्र 1.5 जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं, इन उपग्रहों का उपयोग। अब देखिए, कृत्रिम उपग्रह की क्या ज़रूरत है? प्राकृतिक उपग्रह तो हर ग्रह के पास है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह की ज़रूरत क्यों है? तो इन उपग्रहों का उपयोग दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन से
सेवा मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ये कृत्रिम उपग्रह हैं, इनको मनुष्य क्यों बनाता है। आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, इंटरनेट उसमें चलता है। अब इंटरनेट के बगैर तो मोबाइल नहीं चलता है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो इंटरनेट आता कहाँ से है। आप टीवी देखते हो तो सिग्नल कहाँ से आता है। और जैसे आप लोग गूगल से कुछ सवाल पूछते हो, तो जैसे कि आज का मौसम कैसे होगा, आज कैसी स्थितियां हैं, इस प्रकार की आप भविष्यवाणी वाले सवाल पूछते हो तो गूगल जवाब दे देते हैं ना। और जिस जैसा जवाब दिया रहता है वैसा घटना भी घटती है। तो पहले ही गूगल को पता कैसे चल जाता है कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, कि बारिश होने वाली है, कि तूफान आने वाला है, कि चक्रवात होने वाला है, कैसे पता चलता है उसको। और जैसे रेडियो वगैरह इन सब के प्रसारण होते हैं तो हमको कैसे सुनाई देते हैं। ये सब होता है कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से। हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं वो कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया गया है पृथ्वी में ले जा करके, तभी जाके हमको नेटवर्क मिलता है। हमारे टीवी क्यों चलते हैं, सिग्नल बिगड़ क्यों जाता है बरसात के समय, क्योंकि सिग्नल पकड़ता नहीं है। तो सिग्नल क्या होता है, वो कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से हमको सिग्नल मिलता है। मोबाइल में नेटवर्क होना और मौसम की जानकारी पहले हमें प्राप्त हो जाना, भूगर्भीय जानकारी मतलब पृथ्वी के अंदर क्या हलचलें हो रही हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सब क्या होते हैं, इस प्रकार के कृत्रिम उपग्रह हैं, इनके माध्यम से हमको प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों ने कृत्रिम उपग्रह बनाया ताकि भविष्य की जो घटनाएं या विनाश होने वाला है उसको पहले ही मनुष्य जान ले, तो क्या हो जाएगा, इससे बचाव के तरीके हमको मिल जाएंगे। ठीक है। जो अब ये फ्रेंड्स, आपको कुछ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो उनका आवाज़ है, वो आवाज़ कर रहे हैं, तब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, अनर्गल आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है। तो जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, प्राकृतिक उपग्रह हैं। आर्यभट्ट, भास्कर और ये एप्पल, ये क्या है, प्राकृतिक उपग्रह हैं जो कि हमारे भारत के द्वारा बनाया गया है। इनसे हमें बहुत आगामी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती हैं। पृथ्वी के कृत्रिम भारतीय उपग्रह, आर्टिफिशियल इंडियन सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि उपग्रह जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो क्यों बनाया जाता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट साइड। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आर्यभट्ट, हमने देखा कि जो कृत्रिम उपग्रह है वो आर्यभट्ट था, भास्कर था, एप्पल था, इनसेट था। इनमें से जो आर्यभट्ट, अब देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जब भी किसी जगह, स्थान, प्रोडक्ट, कंपनी या किसी भी वस्तु या कोई भी चीज, किसी व्यक्ति का नाम अपने किसी न किसी गुण, कारण, रंग, रूप की वजह से रखे जाते हैं। अब यहाँ आर्यभट्ट जो हमारे कृत्रिम उपग्रह का नाम था, दरअसल वो एक व्यक्ति थे। उस व्यक्ति के नाम पर हमारे भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा गया है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट कौन थे, एक महान वैज्ञानिक थे प्राचीन भारत के, आधुनिक भारत के नहीं, प्राचीन भारत के। यदि आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो उसमें गुप्त काल में दिया गया है इनका परिचय। उनका जन्म सन 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। उनका जन्म देखिए 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे दिन और रात होते हैं। अब देखिए आर्यभट्ट जी ने क्या बताया था कि हमारी पृथ्वी गोल है, जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं वो गोल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे क्या होता है, दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चांद पर अंधेरा है और वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। तो जो हम लोग चांद को देखते हैं ना, चांद हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए चांद दिखाई देता है। चांद के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र के साथ साथ रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल और खगोलीय आकृतियों पर भी प्रकाश डाला है। देखिए आर्यभट्ट न केवल एक वैज्ञानिक थे बल्कि गणितज्ञ थे, भविष्यवाणी ज्योतिष भी थे ये।
तो इनको गणित के बारे में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा आविष्कार किए हैं। और जैसा कि आप लोग पूर्ण संख्या में पढ़े होंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, तो इस 0 का आविष्कार ये हमारे वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी के ही द्वारा किया गया है। और पूरी दुनिया को हमारे भारत ने ही सर्वप्रथम बताया कि 0 एक संख्या का एक अंक है जिसका प्रयोग करके हम लोग गिनती में शामिल कर सकते हैं। ये बात इन्होंने ये इसकी 0 की शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टी में खगोल शास्त्र के साथ साथ रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल और खगोलीय आकृतियों के पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम पर लिखी है, जो दैनिक खगोलीय गणना, शुभ मुहूर्त निश्चित करने तथा पंचांग बनाने में आधारित है। तो इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर जो हमारे कैलेंडर बने हुए हैं वो निर्धारित हैं। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने योगदान के सम्मान के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। तो देखिए आर्यभट्ट पहले भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया? क्योंकि आर्यभट्ट जी जो हमारे प्राचीन भारत के सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे, गणित खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, तो उनके सम्मान के लिए भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। आई होप आपको आर्यभट्ट जी के बारे में समझ में आया होगा, इनका परिचय ये कौन थे। ठीक है, इनके बारे में और आपको इतिहास में मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, इनके उत्तर दीजिए। पहला, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध, मर्क्यूरी। आप चित्र देखकर समझ सकते हैं। दूसरा, सूर्य से सबसे दूरी के ग्रह का नाम बताइए, तो वरुण है, सबसे आखिरी का ग्रह है वरुण है। तीसरा, दूरी के क्रम में पृथ्वी सूर्य से किस क्रम में है? मतलब हमारे पृथ्वी कितने नंबर के क्रम में है? तीसरे नंबर के क्रम में है। चौथा, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मार्स है। ठीक है। पांचवा है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखिए, चंद्रमा। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम है चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह का नाम कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि विज्ञान का क्लास आ रहा है हमारे CN स्टडी मेथड्स में। और आपको पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।